हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ 13 नवंबर का यूजीसी हिंदी साहित्य का पेपर लेकर। और आज हम देखेंगे कि इस पेपर में किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा चुना गया है, कौन सा क्वेश्चन आपत्ति के योग्य है, जिस पर आपत्ति दी जा सकती है, उसका आंसर चेंज हो सकता है। सभी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपके समक्ष साझा करूंगी कि इसका ये आंसर क्यों चुना गया, ताकि हमें आगे देने वाले पेपरों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे और हमें याद रह जाए कि किसका आंसर क्या चुना गया था यूजीसी के द्वारा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन आपके हैं और बने रहिएगा आप मेरे साथ 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। कारण सहित मैं आपको बताऊंगी कि इसका यह आंसर क्यों चुना गया था। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही कन्फर्म है, सभी का आंसर क्या आ जाएगा, दंडी, ए आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ था, जब भारतीय काव्य शास्त्र करवाया तो उसमें करवाया था कि आचार्य दंडी ने जो काव्यादर्श दिया उसके अंदर रसों की संख्या कितनी मानी, 8। और ये जब भारतीय काव्य शास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया तो उस क्वेश्चन पेपर में भी ये दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, क्या निर्धारित किया है वो हमें देखना है। निर्धारित किया है, यहाँ नीचे कूट दिया गया है, कूट के साथ आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा निर्धारित किया गया है। तो देखो, निर्धारित किया गया, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो है ये निर्धारित उन्होंने इस निबंध में किया है करुणा में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो करुणा है उसके लिए सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक है। करुणा का जो प्रसार होता है वो सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर चुना गया था वो आंसर कौन सा चुना गया है, आंसर चुना गया है सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है। दोस्तों, एक बार नहीं, जिसने भी पेड क्लासेज लिए हैं मैं कहना चाहूँगी शायद 10 बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया। और क्वेश्चन ही नहीं करवाया गया, बातों ही बातों में भी ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके समक्ष साझा करती रहती हूँ कि आजकल तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे ना बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा था, ये विद्यापति के लिए कहा। और विद्यापति की रचना कौन सी थी, पदावली। विद्यापति की रचना पदावली के लिए इन्होंने इसे पंक्ति का प्रयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरद जोशी द्वारा कौन कौन से निबंध संग्रह इनके द्वारा रचित हैं वो हमें देखना था। तो दोस्तों, ये कोड से आपको सभी को याद करवा ही रखा है कि कौन से हैं, तो हमें देखने हैं। देखो, पहला है जीप पर सवार इल्लियाँ। तो कोड बनवाया था आपको कि सर्दी के मौसम पे जो इल्लियाँ होती हैं वो जीप पर सवार हो जाती हैं। फिर विषकन्या इनका नहीं है। फिर हम देखें कि क्या है, यत्र तत्र सर्वत्र, है ना। जब वो ड्राइवर कहता है ना, ड्राइवर शरारत करता है तो वो कहती हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे कहीं भी तुम हमें खोज लो नहीं मिलेंगी। तो ऐसे करके कोड आपको बनवाया हुआ था, सभी का सही ही होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और सी। ए और सी दोनों ही जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, आपके शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। दोस्तों, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आपको ये क्वेश्चन करवाया गया, बहुत ही आसान कोड के साथ है। तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए था कि भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। तो देखिए, एक कोड हमने बताया था कि जब भारतेंदु ने वेदों में हिंसा न हिंसा भवती होते हुए देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए थे। फिर जब अंधेरे नगरी
अंधेरे नगरी में प्रकाशन हुआ, जब भी वो बहुत प्रसन्न हुए। तो दो इनके प्रहसन थे, कौन कौन से थे? एक तो वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती और दूसरा अंधेरे नगरी, यानी ए और सी। ए और सी किस में है? आपके फोर्थ ऑप्शन में है। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाता। देखो भारत दुर्दशा कैसा था? भारत की दुर्दशा देखकर उसे क्या हो गया? राशक हो गया था। तो ये क्या था आपका? राशक था। नील देवी क्या थी आपकी? नील देवी एक नाटिका थी। तो इस प्रकार से प्रहसन पूछा, केवल दो ही थे, वैदिक हिंसा न हिंसा भवती और अंधेरे नगरी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन था जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा रचित उपन्यास है। जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है वो हमें देखना था। इसमें से हमें कोई भी दो ऑप्शन निकालने थे कि दो जो हैं वो जगदीश चंद्र द्वारा रचित हैं। तो देखो एक तो कौन सा है जगदीश चंद्र द्वारा रचित, पहला ही हमारे समक्ष था, कौन सा था? धरती धन्य अपना किसका है? जगदीश चंद्र द्वारा रचित है। तो ये पिछली बार भी पूछा और अब की बार भी पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा धरती धन्य अपना। दूसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा? मुट्ठी भर कांकर। तो मुट्ठी भर कांकर मारता है, कहता है धरती धन अब अपना नहीं रहा है, ऐसा कहकर मुट्ठी भर कांकर मार देता है। ये पूरा कोड आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो आंसर आ जाएगा ए और डी। और ए और डी किसके अंदर थे? आपके ऑप्शन 2 में थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? दोस्तों झूठा सच एक बार नहीं पढ़ाया गया आपको। झूठा सच के पात्र बार बार आपके साथ डिस्कशन किए गए कि झूठा सच के पात्र कौन कौन से हैं। तो शायद सभी को ही ये याद होने चाहिए थे कि जो झूठा सच है उसके पात्र कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं झूठा सच में क्या होती है। एक तो तारा भी होती है और जयदेव भी होता है। तारा और जयदेव ये भी होते हैं। फिर और कौन से होते हैं? आप देख रहे हो कि सोमराज और रावत भी होते हैं। तो ये किसमें? सी में है, सोमराज और रावत। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए और सी। आंसर हो जाएगा ए और सी। और ए और सी किस में दिए गए हैं? एक में दिए गए, एक आंसर था। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? जो होरी था वो किस प्रांत का रहने वाला था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, किसका? बेलारी का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? जो मुक्तिबोध की नहीं है वो आपको निकालनी थी। तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये कोड आपको बनवाया हुआ था मुक्तिबोध की सभी रचनाओं का कि मुक्ति पानी है तो चांद का मुंह टेढ़ा करना पड़ेगा। भूरी भूरी खाक धूल भी जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? छाननी पड़ेगी, है ना। इसी तरह से करके आपको कोड बनवाया हुआ था। देखो एक तो इनका क्या हो जाएगा आपका? चांद का मुंह टेढ़ा भी हो जाएगा आपका। चांद का मुंह टेढ़ा भी इन्हीं का है। फिर देखो काठ का सपना देखना पड़ेगा। फिर कामायनी पर पुनर्विचार करोगे तो ये भी इन्हीं की थी। कौन सी नहीं थी? केवल 2 नहीं थी। शुद्ध कविता की खोज इनका नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? दोस्तों एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है। टेस्ट में भी ये क्वेश्चन रखा गया। जब उपन्यास का टेस्ट हुआ तो उपन्यास के जैसे चैप्टर खत्म हो गया तो उसका टेस्ट हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था मेरे द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है ये जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। बाल व संधि और किशोर मन से संबंधित कौन से उपन्यास में दिया गया है? तो आंसर सभी जानते ही हैं कौन से में दिया गया है। शेखर एक जीवनी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए इसमें कविता संग्रह हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं। कविता है नदी की बांक छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो आप सभी जानते हो ये किसकी हैं? आपकी आज्ञा जी की हैं। और ये बहुत अच्छे से मैंने कविता संग्रह का कोड आपको बनाया था कि अज्ञानता के कारण भगनदूत हो जाता है, चिंता होती है इतनी। इतनी को हमने क्या बनाया? इतेलम। इतेलम को क्या बनाया था? इतनी। तो इतेलम की जो प्रकाशन वर्ष थी वो क्या थी? 1946 थी।
चिंता होती है इतनी कि वो हरी हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठ जाना चाहता है ना। फिर एक बावरा अहेरी आता है जो इंद्रधनुष को रौंदे हुए होता है, कहता है कि अरे वो करुणा प्रभा में पूर्व की ओर तो देखो कितने सुनहले शैवाल हैं। तब अज्ञा जी कहते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार, कहते कितनी बार देखूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। और इतना कहकर नदी की बांक छाया में, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया में बैठ जाता है। कहता है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इस प्रकार से करके पूरा कोड आपको बनवाया हुआ था। इतेलम 1946 की रचना हो जाएगी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये चुनता दे दिया दोस्तों, ये बुनता था। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कब का है, ये हो जाएगा आपका 1973 की रचना हो जाएगी। कितनी नावों में कितनी बार कब की हो जाएगी, कितनी बार बैठा था, 67 बार। कितनी नावों में कितनी बार, दो बार कितनी आया ना, कितनी और कितनी करेंगे तो 6 और 7 हो जाएगी। और नदी की बांक छाया कब का हो जाएगा, 81 का हो जाएगा। तो इसी तरह से करके कोड हमें मैच करना था। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले किसका आ जाएगा, इतेलम आ जाएगा। डी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में, किसमें, सेकंड में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। डेट याद नहीं है तब भी कोड से आप आराम से निकाल सकते थे कि अज्ञानता के कारण भगंदूत हो जाता है, चिंता होती है इतनी, इतनी से हमने क्या बनाया, इतेलम बनाया था। तो ये कोड से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता यदि डेट याद नहीं होती तो भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जानते हो सारे के सारे संविधान आपको के अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, ये पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कशन कर दिया था कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो ए सही है हमारा। और कहा गया कि प्रयोजन या भारतीय अंकों का जो राष्ट्रीय रूप होगा वही मान्य होगा। तो ये भी कहा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में इतना बड़ा महाकाव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण व्रतों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया हुआ है, किसके लिए प्रकट किया था, प्रिय प्रवास के लिए। हिंदी का पहला जो महाकाव्य था, खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य था वो कौन सा था आपका, प्रिय प्रवास ही था। जो किसका है ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रिय प्रवास का शायद सभी को याद ही होगा, वैदेही वनवास होता है, प्रिय प्रवास होता है ना, पारिजात है। तो ये सभी जो हैं उसमें से प्रिय प्रवास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इसी प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है कि उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल मेरे द्वारा दिया गया था, हूबहू क्वेश्चन था, सेम यूं की यूं क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया था। और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जो 15 प्रैक्टिस सेट करवाई हुई है उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। किसके द्वारा कही गई थी ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई, यानी आंसर हो जाएगा 1। वृत्त संग्रह के लिए ऐसा कहा गया था, किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। दोस्तों ये तो शायद ही किसी ने गलत किया होगा, जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा है आंसर सभी का सही होना चाहिए था। किसमें, आपके बंटी मनु भंडारी का जो आपका बंटी है उसके अंदर ऐसा दिया गया है, तलाक ये सब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की जो मूल स्थापना है वो कौन सी नहीं है। तो देखिए पहली ही नहीं है, यहाँ स्त्रीत्व का स्त्रीत्व है, स्त्रीत्व ही स्त्रीत्व है, यह मूल स्थापना नहीं है। बाकी तीनों की तीनों आपकी क्या थी, मूल स्थापना थी। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, कौन सा, एक का। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। नामवर सिंह की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। दोस्तों ये नामवर सिंह की आलोचनात्मक जो कृतियां हैं वो सारी आपको कोड से करवा रखी हैं, गलत नहीं होनी चाहिए थी। देखते हैं कौन कौन सी हैं। कह रहा है कि कहानी, नई कहानी, कहानी के विषय में नई कहानी किसकी थी, नामवर सिंह की थी। तो एक तो पहली हो जाएगी हमारी। फिर कह रहा है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, ये इनकी नहीं थी। इतिहास और आलोचना, ये भी किसकी थी, नामवर सिंह की थी। यानी ए, दो दो का कूट दिया गया है, तो ए और सी, ए और सी कौन सी ऑप्शन में हमें दी गई है, ए और सी दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बनाना था कि जो आत्मकथाएं हैं वो कौन सी हैं। दोस्तों कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता है सबसे पहले क्या आ जाएगी इसमें, सबसे पहले जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने अपने पिंजरे, है ना। फिर अपने अपने पिंजरे के बाद जूठन आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, मुर्दैया आ जाएगी, फिर शिकंजे का दर्द। ये डेट भी याद नहीं थी तब भी ये आपको क्वेश्चन अच्छे से, बहुत अच्छे से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सभी को इसको मैंने ये जो दलित आत्मकथाएं हैं इनको बहुत ज़्यादा आपको नहीं करवाई थी मैंने इनको, और जितनी भी करवाई थी उनको क्रम से ही कोड बनाकर याद करवाया था। तो ये आंसर आपका निकल जाना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोहिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है। तो ये कथन दोस्तों नहीं करवाया गया था आपको, थोड़ा नया कथन दे दिया था ये। तो ये किसका हो जाएगा आपका, महादेवी वर्मा का। ये तो अंदाजा आप लगा सकते थे कि ये इतना स्त्री के बारे में किसने कहा है, तो महादेवी वर्मा ने ही कहा है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन सच में आपसे करवाया हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। ये बहुत अच्छे से आपको करवाया ही गया था कि लाला मदन मोहन जो थे उनके दीवान खाने का वर्णन किस में किया गया है। तो लाला मदन मोहन किसके अंदर थे, आपके परीक्षा गुरु में थे। तो परीक्षा गुरु में किया गया, तो आंसर हो गया आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। दोस्तों एक बार प्रैक्टिस सेट में भी करवाया गया, और एक बार जो आपसे क्वेश्चन पेपर लिया गया था आदिकाल की रचनाएं, या आदिकाल हमारा खत्म होने पर जो आपसे टेस्ट लिया गया था, प्रैक्टिस टेस्ट, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। देखते हैं, हूबहू क्वेश्चन है, एक भी ऑप्शन भी चेंज उन्होंने नहीं किए, सेम क्वेश्चन उठाकर दिया हुआ है। नहीं विश्वास है तो आप लोग जो आदिकालीन टेस्ट है उसको एक बार खोल के देख लीजिएगा। जो भी पेड क्लासेज जिसने ली हैं तो आदिकालीन टेस्ट में सेम क्वेश्चन यूँ ये दिया गया है। पहला कहा इन्होंने, क्या कह रहा है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो कौन सी बातें सही हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, पहली हमारी सही है। दूसरी करिए, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। तो ये भी सही है। खुसरो कैसे थे, एक फुटकर कवि थे, और फुटकर कवियों का मेन उद्देश्य क्या होता था, जनता के मनोरंजन करवाना। तो ये भी सही हो जाएगा।
तीसरा कहा कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है भाई आपका, ये भी आपको करवाया गया तो ये भी सही था। तो खुसरो धर्मोपदेशक थे, ऐसा नहीं था उन्होंने धर्म की उपदेशना नहीं दी, उनका तो मेन उद्देश्य क्या था कि जनता का मनोरंजन करवाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ए बी और सी सही हो जाएगा। और ए बी सी किस में दिया गया आंसर? सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप ए बी सी किस में दिया गया? एक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये सेम आपको हूबहू जो ऑप्शन है ये दिए गए हैं और ये क्वेश्चन यूं की यूं उठा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कौन से उपन्यास में इन्होंने किया है? तो दोस्तों ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, शायद कोई भी गलत नहीं करके आया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कामना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया कि कुछ पात्र हमें दिए गए हैं ये और इन पात्रों को हमें मिलान करना है जो उपन्यास दिए गए उनके साथ। दोस्तों सारे के सारे पात्र आपको करवा रखे हैं। चलो हमें कुछ भी याद नहीं था तो इतना हमें ज़रूर याद था कि जो मुराद अली हैं, ये मुराद अली किसके पात्र हैं आपके? मुराद अली किसके हैं? तमस के। तो बी में एक देख रहे हैं, बी में एक केवल एक ही ऑप्शन में आपकी समक्ष है, किसमें? ए में। तो आंसर भी क्या हो जाता आपका? ए हो जाता। आगे कुछ आपको देखने की ही आवश्यकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो दोस्तों वैसे तो ये उपन्यास आपको करवाया गया था, लेकिन हाँ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन में ये आपको नहीं दिया गया था लक्ष्मी दासिन, तो इसलिए शायद आप कहीं हो सकता है 1% गलत भी कर दिया हो। लेकिन हाँ मैला आंचल जो है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो जब मैला आंचल आपको करवाया तो उस समय का यदि लक्ष्मी दासिन आपको याद था तो गलत नहीं किया होगा। आंसर हो जाएगा मैला आंचल। लेकिन हाँ क्वेश्चन में इस पात्र को मैंने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम बताना है आपको। तो देखिए हम सभी को सारे के सारे आपको याद करवाई हुई है, विद डेट आपको याद करवाई हुई हैं सारे के सारे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिशंकु को। तो त्रिशंकु कब का है आपका? त्रिशंकु जो पात्र है त्रिशंकु देख लेते हैं। त्रिशंकु का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1945 का है। किसका था त्रिशंकु? अज्ञे जी का पहला निबंध संग्रह था। फिर देखो त्रिशंकु के बाद में कौन सा आ जाता है? रेती का फूल कब का था आपका? 1954 का था। किसका था? रामधारी सिंह दिनकर का, है ना। कहता है कोई तो आओ अर्धनारीश्वर नीचा होके फिर रेती का फूल उठाता है, ये सब कोड बनवाए हुए थे। फिर है सिरिस की याद आई। सिरिस की याद आई कब का है? 1995 का है आपका। किसका? विद्यानिवास मिश्र का। देखो कोड बनाया था कि वो तमाल के झरोखे से देखता है तो देखता है कि नीचे शेफाली झर रही होती है ना। जब उसे देखता शेफाली को झरते देखता है तो उसे सिरिस की याद आती है। ये कोड से आपको सभी करवाए हुए थे। फिर था आदि अंत और आरंभ, ये कब का हो जाएगा? 2001 का हो जाएगा, निर्मल वर्मा का। तो जो सही ऑप्शन था सबसे पहले डी, और डी हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, किसमें? डी में। तो आंसर भी क्या हो जाता हमारा? डी ही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ब्रज का कृषण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो वीडियो पड़ी हुई है जॉर्ज ग्रियर्सन की, उसके अंदर जॉर्ज ग्रियर्सन के जो संपूर्ण विशेषताएं हैं वो दी गई हैं। उसमें ये भी दिया गया है कि ब्रज काल के आधार पर, ब्रज भाषा के आधार पर वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। बस थोड़े से शब्दों को उन्होंने घुमाया और इस शब्दों में दे दिया कि ब्रज का कृषण संप्रदाय। नहीं तो ये आपको बिल्कुल करवाया हुआ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा के आधार पर जो है वो वर्गीकरण दिया था, नामकरण किया था। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करते तो ये क्वेश्चन भी आराम से निकल सकता था।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, यह क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, 2018 में भी आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और जैसे ही आपका पेपर था उसके पहले 13 का पेपर था और 11 ने ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाया था सोल्व, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम यूं की यूं दिया गया था। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, चलो एक भी यदि हमें याद था तो उसी के आधार पर हमारा आंसर भी बन रहा था, नहीं तो बाकी सारे ही आपको याद करवाए हुए थे। ये क्वेश्चन तो अच्छे से करवाया था। तो देखो, सबसे पहले हम सांग को ही ले लेते हैं। सांग क्या कहाँ का था आपका? हरियाणा का। सांग कहाँ का है? हरियाणा का है। उसके बाद में देखो, उसके बाद हम लेते हैं नौटंकी। नौटंकी कहाँ की है आपकी? यूपी वाले करते हैं ना नौटंकी, सबसे ज़्यादा नौटंकी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन बस हमें याद करने के लिए ऐसा कोड बनाया था। उसके बाद है देखो माच। माच किसका हो जाएगा? मालवा का। तो मैं से मैं, मालवा के लोग क्या करते हैं? माचने लगते हैं, मध्य प्रदेश के माच जाते हैं, तो इससे कोड बनाया था। नाचा, नाचते सबसे ज़्यादा नाचते कहाँ के हैं आपके? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के छप्पर, मतलब छपने वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसे करके भी हमने को याद करवाया था जब पेपर सोल्व करवाया था, कि मैं से माच कर देना है ना, और नाचते हैं जब 36 प्रकार से नाचते हैं, तो ऐसे करके आपको करवाया गया था। हरियाणा तो याद ही था सभी को। सबसे ज़्यादा सांग कहाँ के करते हैं? हरियाणा के ही करते हैं। नौटंकी कहाँ के करते हैं? तो ये नौटंकी कहाँ के करते हैं? आपके यूपी के करते हैं, उत्तर प्रदेश के करते हैं। तो ऐसे करके कोड बनवाया हुआ था। आंसर सभी का सही आ जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं का याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था, सबको करवाया गया था कि जो आगे जो बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं उनको कोड से भी करवाया था, डेट के साथ भी आपको याद करवाया था। तो क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी हो जाएगी? पहला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से बहुत दूर आ चुका होता है ना। तो कहते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माण फिर कैसे करूं, मैं बसेरे से बहुत दूर आ चुका हूं। कितनी दूर आ चुका हूं? जैसे 10 द्वार से सोपान तक। तो ये सारी कोड से भी आपको करवाई हुई थी रचनाएं। तो ये पहला था। अगला क्वेश्चन था, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास। दोस्तों, ये टेस्ट में आपको दिया गया था, पीछे जो टेस्ट करवाए थे प्रैक्टिस सेट, उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो देखिएगा कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा हो जाएगा? एक तो कौन सा हो जाएगा? गिरिराज किशोर का परिशिष्ट हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चक्रव्यूह। दोस्तों, ये अभिमन्यु अनंत का चक्रव्यूह है, जिस पर हमने ये कहें कि कोड बनवाया था बहुत अच्छे से। ये कुंवर नारायण की कविता नहीं है, ध्यान रखना। कभी कुंवर नारायण की कविता जाओ और उसमें अभिमन्यु का वर्णन कर दो, ऐसा नहीं है। ये उपन्यास पूछा गया है, किसका उपन्यास था? अभिमन्यु अनंत का उपन्यास था चक्रव्यूह। तो दोनों के अंदर ही क्या है? आपके विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन था, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं, एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। सभी नाटक आपको करवाए हैं, सभी की डेट भी आपको अच्छे से करवाई हुई है। देखिए, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और कौन कौन से? 7 और 7 करवाया था। कब की है ये? 1977 का है। भूख आग है, ये कब का था आपका? 1988 का। भूख आग बन गई जैसे 8-8 के जैसे, तो कोड से करवाया हुआ था, है ना, कृष्ण बलदेव वैद्य का। उसके बाद बकरी, बकरी कब की है आपकी? 1974 की है। और उसके बाद देहांतर कब का है? 1987। देहांतर अंतर था कब का? 8 और 7 का। तो ये सभी करवाए थे, आचार्य नंद किशोर का था ना देहांतर। तो सभी आपसे को कोड से करवा रखे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इतने ये
सूची वाले क्वेश्चन इतने करवाए थे कि मैं बोल बोल के भी थक गई थी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और वास्तव में इन क्वेश्चनों से हमें बहुत अधिक फायदा मिला है। तो ये हमें देखना था कि कौन सा किसका था जो रम्य कल्पना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है, बहुत ही अच्छे से। वीडियो जाकर देख लीजिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सारे सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले रम्य कल्पना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। रम्य कल्पना की यदि बात करते हैं तो किसकी थी? ये सैमुअल टेलर कोलरिज की थी। कॉलेज में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं, ऐसे करके करवाया था। फिर है मूल्य सिद्धांत किसका था भाई? रिचर्ड्स का था। बताया था रिचर्ड्स का अर्थ धनवान से लिया था कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके तो संप्रेषण का भी मूल्य बन जाता है ना। तो संप्रेषण और मूल्य दोनों किसके थे? रिचर्ड्स के थे। उसके बाद में सी परंपरा की अवधारणा किसकी थी भाई? इलियट की। इलियट को हमने इडियट किया था। इडियट लोग परंपरावादी होते हैं। उसके बाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। और उत्तर आधुनिकतावाद किसका था? रोला बार्थ का हो जाएगा। ऐसे करके हमें आंसर देना था और हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी थी? तो जो रूसी रूपवाद था इसकी प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी थी? रूसी रूपवाद भी आपको, जिसने पेड क्लासेज ली है उनको तो बहुत अच्छे से करवाया था। रूसी रूपवाद भी आपका, तो देखो कौन कौन सी इसके विरुद्ध थी। तो ए और बी हम देख रहे हैं कौन कौन सी विरुद्ध थी। तो ए भी विरुद्ध थी और मार्क्सवाद भी इसके विरुद्ध था। कलावाद और संरचनावाद इसके विरुद्ध नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? ए और बी किस में है? सेकंड में। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है जी, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक बार देख लेते हैं कि तुलसीदास बेचारे चंदन घिसते हैं, कोड बनाया था ना कि देखो अब क्या कर रहे हैं बेचारे तुलसीदास को, क्या चंदन घिसना पड़ रहा है। और कौन सा था इनका कि अपनी अपनी बीमारी की सभी दुहाई देते हैं। तो ये सभी आपको कोड करवाया हुआ याद आ ही गया होगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो ये किसकी हैं? दोनों इसी की हैं। बबूल और कैक्टस किसका है? एक भोर जुगनू की। ये किसका है? तो ये सभी आपको लिखवा रखे हैं। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। आगे है निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। निर्मल वर्मा की जो कहानियों की दुनिया है वो दुनिया कैसी है? यानी निर्मल वर्मा ने अपनी कहानियों में किस प्रकार के परिवेश का वर्णन किया है, यह क्वेश्चन हमसे पूछना चाहा। तो निर्मल वर्मा की कहानियाँ आपको अच्छे से करवाई हुई हैं। तो देखो हताश और आत्मपरक नायकों की दुनिया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी कहानियों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है कि अकेलेपन और अलगाव, तो ये भी देखने को मिलता है। दोस्तों सेम क्वेश्चन, दोनों के दोनों ऑप्शन मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवा रखे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी। ए और बी कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की कौन सी स्थापना नहीं है? तो कहता है कि आदिवासी विमर्श की कौन सी स्थापना नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने नहीं करवाया था। तो इसका जो आंसर ही चुना गया है वो आंसर कौन सा चुना गया है ये शायद मुझे मिस हो रहा है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित आपको करना था कि इसका जो सही अनुक्रम है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रांगे राघव की आ जाएगी प्रगतिशील साहित्य के मापदंड। प्रगतिशील साहित्य के मापदंड रांगे राघव पहले बी आ जाएगा। बी ऑप्शन में केवल 4 में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। सभी की डेट आपको ये करवाई हुई है, डेट के साथ याद है। आगे देखो, अगर नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उनका मूल स्रोत है जीवन के यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है।
उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? कि उपयुक्त जो कथन है वो किस लेखक ने कहा है, तो विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। दोस्तों किसने कहा है, आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करवाया गया था। अगला है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तो ये तो किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए था। राग दरबारी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आपको करवाया गया। राग दरबारी के क्वेश्चन भी आपके सामने बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके समक्ष रखे गए थे। जिसने पेड क्लासेज ली हैं, किसी ने भी ये गलत नहीं किया होगा। आंसर क्या आ जाएगा? मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। आंसर हो जाएगा सेकंड। दोस्तों अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? शायद मुझे बोलना ना पड़े कि किसी ने ये गलत किया हो। जिसने गलत किया उसने बहुत गलत किया। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सी है, उसने कहा था। एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों शायद ही किसी ने गलत किया हो। गलत किया तो भी गलती से किया। माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाएं मैंने आपको कोड के साथ लिखवा रखी हैं। देखिए, सवर्ण धूलि इनकी नहीं है, हिम किरीटनी इनकी है, तो एक तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विष्णु प्रिया भी इनकी नहीं है, हिम तरंगणी इनकी है। और दोनों रचनाएं बहुत अच्छे से आपको करवाई हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना था। दोस्तों जन्म वर्ष याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे द्वारा करवाया गया कोड तो आपको याद ही होगा। उस आधार पे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। चलो हम एक बार जन्म कर्म देख लेते हैं इनका। सबसे पहले मतीराम देख रहे हैं। मतीराम की डेट ऑफ बर्थ कब की मिलती है आपको? 1617 मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर 1604 भी मिलती है। जो पीछे नेट में क्वेश्चन दिया गया था वो 1604 के आधार पर ही बनवाया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए 1604। बिहारी की कब की है? 1995 के हैं। देव कब के हैं? 1973 के हैं। और जसवंत सिंह की क्या है? 1926 है। आप अपना कोड देख लीजिएगा। ये तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार था। कोड के अनुसार देखते हैं, तब भी हमने कोड बनवाया था कि कवच पहनकर भूमगध में बैठे पद्माकर। इस तरह से बनवाया था। पूरा कोड आपको याद आया होगा। तो सबसे पहले केशव, फिर बिहारी, फिर चिंतामणि। तो बिहारी सबसे पहले आ गया इसमें। ये 1555 था, 1595 के थे बिहारी आपके, तो ये सबसे पहले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। दोस्तों एक बार नहीं, गिरिराज किशोर के सारे उपन्यास आपको बहुत अच्छे से करवाए थे कि गिरिराज किशोर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए कौन कौन से होते हैं। जुगलबंदी भी गिरिराज किशोर का है, आप जानते हो। उसकी बूंद इनका नहीं है। लोग भी इनका है। झरोखे भी इनका नहीं है। तो क्या आ जाएगा? ए और सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आपके कवि दिए गए हैं और सूची 2 में उनका जो है वो रस के से संबंधित जो उनकी रचना है वो दी गई है। तो वो आपको मैच करनी है। शायद ही किसी का गलत हुआ हो। गलत हुआ है तो भी गलत किया भाई, ये बहुत बार आपको करवाई हुई है। सबसे पहले देखो, थोड़ा इधर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है अपने पास? चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी की कौन सी हो जाएगी? काव्य प्रकाश। उसके बाद देखो भूषण। भूषण की कौन सी हो जाएगी आपकी? छत्रसाल दशक बताया था ना, राजा छत्रसाल ने भूषण को अपना कंधा दिया था। तो राजा छत्रसाल की प्रशंसा में इन्होंने छत्रसाल दशक लिखी थी। उसके बाद देव की रसविलास हो जाएगी। और लाल कवि की क्या हो जाएगी? छत्र प्रकाश हो जाएगी। सभी बहुत अच्छे से आपको करवाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते।
और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम ऐसा ही है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा? तो दोस्तों ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन हूबहू तो आपको नहीं करवाया गया, लेकिन हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैं बहुत बार ये चर्चा आपके समक्ष करती रहती हूँ। तो किसने किसके लिए कहे थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये कथन कहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दोस्तों देखिए, कौन सा शब्द फारसी का है? तो फारसी का जो शब्द था इसमें वो शब्द क्या था? दाग। हाँ दोस्तों, मैंने उस दिन औरत बताया क्योंकि बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे। ऑप्शन मुझे एक ही मिल पाया था उस दिन, औरत का। तो औरत जो है वो किसका है? आपके अरबी भाषा का शब्द है, वो फारसी का नहीं है। फारसी का कौन सा है? इसमें दाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? दिनकर जी के काव्य की संपूर्ण विशेषताएं आपको लिखवाई हुई हैं बहुत अच्छे से, तो सभी ने सही ही किया होगा। देखो कि जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं दिनकर जी, बिल्कुल सही बात है कि जातिवादी का विरोध करते हैं। दूसरा कह रहे हैं सपाट बयानी है, तो सपाट बयानी ये नहीं है। तीसरा है युद्ध के तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही कि युद्ध में का तुरंत जो तात्विक चिंतन है और ये शोषण का विरोध करने वाले होते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये भी नहीं करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए और सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं और कथन आपको करने हैं। कथन एक में है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। जो समर्पण है वो सगुण भक्ति का मूल है। कथन दो दिया गया कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। तो दोस्तों ये हमें देखना है कि पहला तो हमारा इसमें बिल्कुल सही है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। जो समर्पण है वो मूल किसका है? सगुण भक्ति का है, ये तो हमारा सत्य है। किंतु दूसरा कहता है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र, ऐसा नहीं है कि अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। भक्ति आंदोलन में सगुण भी थी, निर्गुण भी थी, तो अद्वैतवाद से कैसे प्रभावित रह सकता है? कि एकमात्र अद्वैतवाद से नहीं, भक्ति काल के सभी संप्रदाय मैंने आपको अच्छे से लिखवाए हैं, वाद लिखवाए हुए हैं। अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है ना, सारे द्वैताद्वैतवाद है, आपका निबकाचार्य का है, भेदा भेदवाद है, ये सभी वाद थे, इनसे प्रभावित रहा था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत किसके अंदर है? 3 के अंदर। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन एक दिया जा रहा है, स्थापना कर रहा है कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिकता में रस निष्पन्न होता है। दूसरा कहा भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इस तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो दोस्तों ये दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। देखो कह रहा है संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय, उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिकता में रस निष्पन्न होता है, तो ये गलत है। और दूसरा भी आपका कि गलत है कि अलग अलग तर्कों से प्रस्तुत किया है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। दोनों गलत किस में हो जाएंगे? सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दी गई आनंद कादम्बिनी, जो पता नहीं कितनी बार आप लोगों को करवाई गई, समालोचना है, भारतेंदु और सारे सुधानिधि है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है आपकी? आनंद कादम्बिनी जो थी, जो पत्र था वो किसका था? किसका हो जाएगा? प्रेमघन का। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के रचयिता प्रेमघन थे। तो 1 में 3 देख लीजिएगा, 1 के अंदर ही है 1 में 3, और आंसर इसी के अनुसार आपका सही हो जाएगा। सारी पत्रिकाएं आपको लिखवाई हुई है। आनंद, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में भी ये दिया गया है आपका, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। आगे है, स्थापना कर रहे हैं कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। दूसरा कहा इसीलिए अभिनव के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। दोस्तों दोनों ही बिल्कुल सही है, और दोनों सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट जा सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत तो खैर नहीं है कि कौन कौन सी हुई। तो आप जानते हो कि कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 आता है। 1935 माना जाता, हर बुक के अंदर 1935 ही दिया गया है। लेकिन कुछ ये कहें कि बुक राइटरों ने इसका क्या दे रखा है, 1936 भी दे रखा है। वैसे कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1935 था, और जब इसका पुनः प्रकाशन हुआ तो 2001 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन, बाकी की अगर हम रचना देखते हैं इसकी, तो बाकी कोई भी रचना जो है एक कामायनी हो जाएगी, और एक आप जानते हो राम की शक्ति पूजा। ये राम की शक्ति पूजा तो कन्फर्म आपकी कब की थी, 1936 की ही थी, लेकिन कामायनी 35 की थी। बाकी कोई भी रचना, गुंजन भी आप जानते हो और पल्लव भी, तो ये दोनों इसके बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। इसलिए जो आंसर है वो शायद क्या चुना गया है, ए और सी चुना गया। हो सकता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अमल हो और इस क्वेश्चन को सही कर दी, इस क्वेश्चन को का सभी को बोनस मार्क दे दिया जाए, क्योंकि कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है, अच्छे अच्छे जो राइटर हैं उनमें क्या मिलता है, 1935 ही मिलता है प्रकाशन वर्ष। तो दोस्तों, हमारा सोचना भी बिल्कुल सही है और स्टूडेंट्स का कहना भी बिल्कुल सही है कि यदि हम पढ़ते हैं तो जो यूजीसी के द्वारा मान्य राइटर होते हैं, हम उन्हीं के आधार पर तैयारी करते हैं। और हर बुक के अंदर 1935 ही दिया हुआ है, 1936 रेयर किसी बुक के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, हम उन बुकों का हवाला देकर इस क्वेश्चन का एक बोनस मार्क प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग धर्मी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रमी की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। ये कथन किस आलोचक का था। दोस्तों, ये कथन आपको 2 बार करवाया गया टेस्ट सीरीज के दौरान। तो ये जिसने भी टेस्ट सीरीज किए थे वो इसको गलत नहीं करेगा। जिसने टेस्ट सीरीज नहीं किए, हो सकता है उसका गलत हो जाए। आंसर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। उपन्यास दिए गए, इनका अनुक्रम दिया गया है। देखिए, सबसे पहले सारे उपन्यास आपको करवाए हुए हैं, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था। पहला है मानस का हंस। मानस का हंस कब का है, आपका 1972 की रचना है। उसके बाद है पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ कब का है, 1990 का है। उसके बाद है खंजर नयन, कब का है, 1981 का है। और सुहाग के नूपुर कब का है, 1960 का है। वैसे कोड से भी आप ये निकाल सकते थे, अगर ये डेट याद नहीं थी तो कोड से भी आपका आराम से निकल सकता था। अगला क्वेश्चन है, कथन है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रसार करता है। कथन है कि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला सत्य और दूसरा गलत हो जाएगा। पहला हमारा बिल्कुल सही और दूसरा गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। दोस्तों, ये लोहिया दर्शन और ये दलित जो लेखक हैं, ये सभी आपको अच्छे से करवाए हुए हैं, तो शायद ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण कौन से हैं। दोस्तों, ये दंत्य उच्चारण स्थान, शायद अगर किसी ने भी हल्के से भी एक बार अगर ये वीडियो देख ली होती तो ये क्वेश्चन कभी गलत किसी का भी नहीं होता। दंते कौन से होते हैं दोस्तों, तो दंते कौन सा वर्ण होता है आपका, तय थ द। द में दंत आता है, तो द किस में आता है, तय वर्ग में। तो तय वर्ग में जो भी आते हैं, तय थ द ध, तो ये कौन सी आंसर क्या हो जाएगा, द और ध। सी और डी केवल 4 में है। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1 में पात्र और 2 में क्या दी गई हैं, कहानियाँ दी गई हैं पात्रों को उनके कहानी के साथ। तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो शायद आपको कोई याद था भी, वैसे तो सभी याद करवा रखे हैं और ये टेस्ट में भी सारे के सारे पात्र आपको दिए गए थे। फिर भी कहती हूँ अगर कोई नहीं याद था तो मालती किसकी थी, गैंग्रीन की, है ना। मालती किसकी थी, आपके गैंग्रीन की थी। तो मालती देखो दो के अंदर एक किस में दिया गया है, 2 के अंदर एक ही कोड में दिया गया है, किस में, ए में। इसी के अनुसार आपका आंसर भी लग गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं। ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे क्या होते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो देखो आंसर हो जाएगा पीला, क्योंकि पीला के सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। झटपट के भी कर सकते हैं, घुड़साल के भी कर सकते हैं और पंख प्लस जय भी कर सकते हैं, पंकज के भी। आंसर हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन दिए गए हैं और ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपके पास दी गई है कि किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। और पेड क्लासेज में तो बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पूछा गया है केशवदास के बारे में, तो देख लेते हैं क्या क्या कहा। केशवदास कहा कि पहला कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा केशवदास को कवि का हृदय नहीं मिला था, इसीलिए तो कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो ये भी सही है। दूसरा कहा कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये भी सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने, केशव ने, संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है, तो ये गलत है। आप जानते ही हो कि अगर या तो सी गलत होगा या डी, तो सी तो बिल्कुल सही है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। क्या क्या कहा, तो ए, बी और सी। ए, बी, सी कौन से ऑप्शन में है, पहले में। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क दिया गया क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। दोस्तों देखते ही आंसर निकल गया होगा कि ए भी गलत और आर भी गलत, दोनों ही गलत हैं, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया था, किससे हैं, रश्मिरथी से। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्वेश्चन सेम आपको करवाया हुआ था कि ये कथन कौन सी रचना से लिए गए हैं, तो ये भूमिका से लिए गए हैं, किसकी से, रश्मिरथी की भूमिका से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए था कि उदय शंकर भट्ट का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिएगा। नारद की वीणा नहीं है, बाकी विश्वामित्र है, मत्स्यगंधा भी है, राधा भी है, ये सभी आपको लिखवाए गए हैं। क्या नहीं है, 4 नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह हैं और उनके लेखक हैं, सभी को आपको सुमेलित करना है। कौन सा, देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य किसका हो जाएगा, आपके सभी जानते हैं। आस्था और सौंदर्य किसका हो जाएगा, रामविलास शर्मा का। अनुसंधान और आलोचना किसका हो जाएगा, नगेंद्र का। आचरण की सभ्यता किसका हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगर ये एक भी याद था ना, आचरण की सभ्यता, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही बन रहा था, क्योंकि सी में एक ही ऑप्शन में दिया गया है। वाद विवाद संवाद भी आपको बहुत अच्छे से करवाए गए थे, किसका हो जाएगा,
नगेंद्र का हो। वाद विवाद संवाद भी किसका हो जाएगा आपका, नामवर सिंह का हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए। पुनः देख लीजिएगा और पुनः देख लीजिए। सबसे पहले कह रहा है आस्था और सौंदर्य, ये किसका है, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, उसके बाद में अनुसंधान और आलोचना, ये किसका हो जाएगा, नगेंद्र जी का हो जाएगा। आचरण की सभ्यता किसका है आपके, अध्यापक पूर्ण सिंह का। वाद विवाद संवाद किसका हो जाएगा आपका, नामवर सिंह का। ये सभी आपको अच्छे से करवाए हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। कौन मेला आंचल के पात्र नहीं है, तो आप जानते हो कि श्रीधर और सरस्वती, ये जो हैं ये मेला आंचल के पात्र नहीं हैं। बाकी सारे के सारे किसके पात्र हैं, मेला आंचल के ही पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। दोस्तों ये भी अगर आपने गलत किया ना तो बहुत गलत किया। ये कविता आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ने के लिए दी गई थी। सबकी जिसने पेड क्लासेज लिए सबके स्क्रीन पर भी, एक मैंने फ़ोन स्क्रीन पर भी ये सबके पास मैंने सेंड की थी कि बुक से नहीं तो कम से कम सोते सोते चलते फिरते बस में कहीं स्क्रीन पे ही देख लो। सारी कविताएं आपको सेंड की गई थी, फिर भी अगर आपने गलत किया तो बहुत गलत किया। कितने आदमियों का वर्णन किया गया था, 3 आदमियों के। एक रोटी बेलता है, एक सेकता है, और एक ऐसा है जो न बेलता है और न ही खाता है। एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है कहता है, और एक ऐसा है जो न रोटी बेलता है और न ही रोटी खाता है। तो ये जो है वो 3 आदमियों का यहाँ वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये भी आपको अंतिम समय जिसने पेड क्लासेज ली थी वो जब से कोर्स ख़त्म करने वाले हुए तो तब ये करवाए गए थे। शायद किसी के भी ये क्वेश्चन भी नहीं गलत नहीं होगा। इसका मैं सीधा आंसर दे देती हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषता है, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया था, ये कुछ हमारा छूट गया था जो है वो, ये कथन आपको नहीं लिखवाया गया था। कथन आपको करवाए गए थे भारतीय काव्य शास्त्र से, लेकिन हाँ ये कथन मैंने आपको नहीं लिखवाया था। ये किसका हो जाएगा, आचार्य मम्मट का। अगला क्वेश्चन है, दब सहाय प्रयास। इतना देखकर आंसर मत लगा देना, नहीं तो गलत करोगे। मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन को पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ें, फिर ही आंसर दें। और जिसने केवल दब सहाय प्रयास देखा उसने आंसर क्या लगा दिया, देवसेन लगा दिया, जो गलत हुआ। हाँ दब सहाय प्रयास देवसेन की रचना है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि साहित्य की प्राकृत में जो गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। प्राकृत में किसने रूपांतरित किया, तो रूपांतरित किया किसने, इमाइल धवल ने। और यह रचना आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कशन की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष कि रस के संबंध में कहा गया है। रस के संबंध में क्या कहा गया है, तो ये सभी कोई भी गलत नहीं करता इसको, कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया, बिल्कुल सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, तो ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी, बाकी गलत हैं। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों हौसला बनाए रखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आज डिस्कशन हो रही है ना तो ये हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे और आने वाली अन्य परीक्षाओं में हमारी सहायता करेंगे। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, जानते हो कि मेरी ऑफलाइन क्लासेज भी होती हैं, वहाँ भी सारे दिन बोलना पड़ता है, और अब ये रात को मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी आपके समक्ष बोल रही हूँ। तो दोस्तों सुनने का अधिकार तो आपका है, सुन तो आप सकते ही हो। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रस के संबंध में तो हो ही गया,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं? दोस्तों, रामविलास शर्मा की संपूर्ण पुस्तकें आपको बहुत अच्छे से कोड के साथ करवाई हुई हैं जिसने पेड क्लासेज ली, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा। कौन कौन सी हैं देखो, आलोचना के मान इनकी नहीं है, प्रेमचंद और उनका युग इनकी है, परंपरा का मूल्यांकन भी इनकी है। तो 2 ही पूछी गई थी हमसे, आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी किस में दिए गए हैं? ए में दिए गए हैं, ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या क्या हैं? हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक भी आपको अच्छे से करवाए गए हैं, उन नाटकों की विशेषताएं भी, उनकी जो विषय वस्तु है वो भी करवाई गई है, तो उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते थे कि प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं, कि प्रमुख राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता उसमें दिखाई गई है, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना भी दिखाई गई है, यानी बी और सी, और बी और सी किस में हो जाएंगे? 2 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है? ये भी शायद किसी ने गलत किया है क्या? नहीं होना चाहिए था भाई, गलत किया है तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। जो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं वो आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाए थे। एक जमीन अपनी है और मुझे चांद चाहिए, ये दोनों स्त्री विमर्श पर आधारित हैं आपके। एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, तो बी और डी किस में दिए गए हैं? 3 में दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी शायद किसी ने गलत नहीं किया होगा। सबसे पहले विकास क्रम बताया था भाषा को, आपको लिपि का विकास क्रम भी लिखवाया था और भाषा का भी विकास क्रम लिखवाया। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आई, जिसको प्राचीन संस्कृत आती है, जिसको वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। फिर लौकिक संस्कृत आ जाती है, फिर शौरसेनी आ जाती है, फिर पश्चिमी हिंदी आ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा नहीं करवाया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अहंकार सम्मिलित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो ये तो शायद ही गलत होगा किसी का, और गलत किया तो भाई बहुत गलत किया आपने, इसको गलत नहीं करना चाहिए था। जयशंकर प्रसाद की सभी कविताएं आपको अच्छे से करवाई हुई हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। करुणा को भरता है, तम के पर्दे में आना, तो ये कविताएं इसकी नहीं है। दूसरा है, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कविता से ली गई है। दूसरी है, तीसरी कह रहा है मेरी आंखों की पुतली, तो ये भी ली गई है, ये नहीं और ये भी नहीं। तो आंसर क्या आ जाना था? बी और सी। बी और सी आंसर सेकंड में है दोस्तों, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्रों को, देखो इसमें सभी पात्र तो आपको नहीं, लेकिन नवल किशोर भी आपको करवाया हुआ है और रणजीत भी आपको करवाया हुआ है। इसी के आधार पर यदि आप कोड मिलाते तो आराम से आपका आंसर सही हो जाता। तो देख लेते हैं, हम जिस याद है उसी के अनुसार कर लेते हैं। नवल किशोर, देखो नवल किशोर किसका था? आपका आहुति का था। तो डी में 3 दिखाई दे रहा है, डी में 3 किस में है? 3 में है। ठीक है, बाकी आप किसी सबके अनुसार, रणजीत सिंह के अनुसार भी कर सकते थे, ये भी आपको करवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए तथा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? दोस्तों, ये गीत सभी आपको अच्छे से लिखवाए गए थे, कौन से अंक में कितने गीत हैं, कि कौन सा गीत किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करवा रखी हैं। फिर भी यदि आप गलत करते हो तो बहुत गलत करते हो, फिर आप ये क्षमा करने योग्य नहीं हो। तो देखो, जो चीज़ आपको इतनी अच्छे से करवाई गई उसको तो गलत नहीं करना चाहिए था। देखिए,
आशा रखती हूँ नहीं किया होगा। जिसने पेड क्लासेज ली है उसमें से 1 या 2 का ही गलत होगा, बाकी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी का भी। देखो कह रहा है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ये किसका हो जाएगा? आपके देवसेना का हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मांझी शाह मैं खेलोगो, ये इनका नहीं है। उमड़ कर चली भिगोने, ये भी इनका नहीं है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय, यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये भी देवसेना का ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए और डी किस में है? ए में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाया हुआ नहीं था। आर्य भाषाओं में सम्मिलित कौन सी नहीं है? 3 नहीं है, तुर्की, क्योंकि ये आर्य भाषा जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं ये आपको मैंने नहीं करवाई थी, चैप्टर छोड़ दिया गया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि निकालना था आपको। राम भक्ति शाखा का कोड याद आया होगा, सभी ट्रिक से आपको करवा रखे हैं। तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका? स्वामी अग्रदास भी हैं। फिर देखो उसके बाद में नाभादास भी हैं, नभ में खड़े हो जाते हैं ना सेना के आगे, तो नाभादास, नभ से नाभादास और आगे से अग्रदास। उसके बाद में है स्वामी हरिदास नहीं है। उसके बाद हमारे समक्ष दिया जा रहा है कौन सा? हृदय राम, ये भी है। स्वामी हरिदास भी नहीं है और कृपा राम भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी किस ऑप्शन में दिया गया है? ए बी सी फर्स्ट में है केवल, हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन कोड से सभी का निकल जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम। दोस्तों एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये पंक्तियां करवाएगी। ये कौन से उपन्यास से, कौन से नाटक से ली गई हैं आपकी? तो किससे ली गई हैं? सन्यासी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिजातीय वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक में किया गया है? तो किस नाटक में किया गया है दोस्तों? ये क्वेश्चन शायद आपको प्रैक्टिस सेट में तो करवाया था, लेकिन इतना ध्यान से मैंने इसके ऊपर मैंने ही बल नहीं दिया, तो शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। किसमें है ये? अंजो दीदी में है। अगला क्वेश्चन देखो कि बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। बिंबवाद किससे है? आपके एजरा पाउंड से है। अगला है निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है कि सही अनुक्रम क्या होगा। तो अनुक्रम वाले तो गलत किसी भी हाल में मेरे स्टूडेंट के नहीं होने चाहिए। देखो कला का जोखिम कब का है आपका? कला का जो जोखिम है ये कब का है? 1981 का था। किसका? निर्मल वर्मा का। ठेले पर जो हिमालय है वो कब का है आपका? 1958 का है। किसका? धर्मवीर भारती का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये कब का है? 1949 का है आपका। किसका? रामविलास शर्मा का। फिर है गंधमादन। गंधमादन कब का है? 1972 का है, कुबेरनाथ राय का। तो जो सही कोड है उसके अनुसार हम आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है उस कृति के लेखक कौन है? तो ये मुक्तिबोध की आत्मकथा करवाई हुई है किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा की। ये एक एक रचनाएं जो बाद में आपको लिखवाई थी आत्मकथा में, लास्ट में लिखवाई थी एक एक, तो ये उनकी वहां से ली गई है। तो याद आई होगी तो अवश्य सही किया होगा। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता है कागज रेखी। कबीरदास की ये पंक्तियां कहता है कि इन पंक्तियों में कौन सा मंतव्य सही नहीं है? दोस्तों एक बार नहीं, ये पंक्तियों का अर्थ शायद मैंने बहुत बार, ये मेरी आदत है क्योंकि कबीरदास की जो वाणियाँ हैं उनको मैं दोहराती रहती हूँ बार बार क्लास में भी। तो ये भी शायद कई बार आपके समक्ष घटना भी सुनाई होगी कि एक बार एक भक्त जो होता है वो किसी संत के पास ही जाता है, और जब संत के पास जाता है तो भक्ति की बातें करने लगता है।
तब जो एक भक्त होता, एक संत जो होता है, वो कहता है तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। एक कहानी से बना के आपको सुनाई थी। वास्तव में तो ये कबीरदास के बारे में है कि कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। तो कौन सा नहीं है कि यहाँ आडंबर की प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बाकी सारे किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, आंसर ही बता देती हूँ। ये सारे काव्य जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, ये आपको डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं। पेड वाले के तो किसी की गलती नहीं होना चाहिए था। बाकी लोग भी जिसने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वीडियो देखी है, वो उसने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। कौन सा कथन सही है? तो आंसर बता देते हैं। केवल आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञे के काव्य हैं? तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन भी अगर गलत किया है तो फिर तुम लोगों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन था आपका, और ये कोड से अच्छे से आपको करवाया गया था। ए और डी हो जाएगा। भगनदूत है ना, अज्ञानता के कारण चिंता हो जाती है, अज्ञानता के कारण भग्नदूत हो जाता है, चिंता हो जाती है इतनी, है ना। तो ये दोनों ही इसकी आत्मा की आंखें भी नहीं है और आत्महत्या के विरुद्ध भी नहीं है, रघुवीर साय की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। ए और डी इसमें भी आंसर है सेकंड में, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? तो दोस्तों ये तो शायद बताने की ही बात नहीं है। किसका है ये? लहरों के राजहंस का। एक बार नहीं, शायद सुन सुन के कान पक गए होंगे इस लाइन को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में हमें दिए गए हैं राइटर और सूची 2 में दिए गई हैं उनकी कविताएं, और इतनी आसान कविताएं दी गई हैं कि शायद ही किसी ने गलत किया ही नहीं होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, इसको किसी ने गलत नहीं किया होगा। तो इसका केवल आंसर बता दूं मैं। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो, रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, वो कहता है ना हंसो जल्दी हंसो। जब आत्महत्या के विरुद्ध बोलता है तो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। एक दिन सीढ़ियों पर बैठ जाता है ना धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध बोलने लगता है, तो लोग उसे देखकर हंसते हैं, तो कहते हैं हंसो जल्दी हंसो। लोग भूल गए हैं रघुवीर साहे को। वे दिन भी थे जब कुछ पतों पर कुछ चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। तो पूरा कोड था, सभी का कोड है इसमें। जमीन पक रही है ना, केदारनाथ सिंह, काठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सभी को ही याद है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? भीमराव अंबेडकर का दर्शन आपको, लोहिया दर्शन, ये सभी दर्शन आपको बहुत अच्छे से करवाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रांति में हिंसा का प्रयोग। इससे जो हैं भीमराव अंबेडकर असहमत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन उसने दिया था। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यथार्थवाद, और यथार्थवाद एक ही ऑप्शन में हमारे पास है, किसमें? 3 में। तो आंसर भी क्या आ जाना चाहिए था? 3 ही आ जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं किसके? ये कहें कि पैराग्राफ के आधार पर। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को मैं छुड़वा देती हूँ। ये 10 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पढ़ के ही आपको आंसर लगाना था इसका। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ छुड़वा देती हूँ। आपको जो है वो 90 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, और 90 क्वेश्चन में से दोस्तों, पैराग्राफ में तो 10 में से 10 सभी को आ ही जाते हैं। 90 क्वेश्चन में से केवल आपके ये कहें 10 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको करवाए नहीं गए थे, क्वेश्चन देकर नहीं करवाए गए थे। रचनाएं याद करवाने की वो तो बात ही छोड़ो। 10 क्वेश्चन को छोड़कर 90 में से 80 क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे। 80 क्वेश्चन जिसने पेड क्लासेज ली है उनसे दोस्तों पूछ कर देखो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम आते आते गलत करके आई हो, और ये सिर्फ उसी के साथ हुआ है जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। केवल कोर्स लिया 3 महीने का, और कोर्स लेकर बस अपने घर सो गई।
कि हमारा तो कोर्स पूरा हो गया, बस मैम अब हम छुट्टी करते हैं। सिर्फ उसने गलत किए होंगे, नहीं तो जो लास्ट समय तक मेरे साथ जुड़ा रहा था, जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, उसने ये क्वेश्चन उनके गलत नहीं होने चाहिए थे। 80 क्वेश्चन आपके करवाए हुए में से आ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के हैं, इनमें से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम बता रही हूँ 5 क्वेश्चन तो ले ही सकते थे, नहीं तो 10 में से 8 भी लोगों को आए हैं। तो क्वेश्चन कुल टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हो जाते हैं हमारे? 85। दोस्तों 85 क्वेश्चन आपके हिंदी में बिल्कुल ठीक होने चाहिए थे। ये 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन बिल्कुल आपको मेरे द्वारा करवाए गए, और जब एडमिशन लिया जाता है तो ये बोला जाता है आपको कि किसी भी एग्जाम में 80+ क्वेश्चन मेरे करवाए हुए आते हैं। हाँ दोस्तों, 80+ क्वेश्चन आज भी आप देख रहे हो करवाए हुए आए हैं। और केवल नेट के एग्जाम में नहीं, चाहे हिंदी साहित्य का कोई भी आप एग्जाम देते हो, यदि आपने 4 महीने की पेड क्लासेज मेरे साथ ली हैं, 1 महीने की प्रैक्टिस भी की है, तो कोई भी पेपर हो हिंदी साहित्य का, 80+ क्वेश्चन उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा दावा होता है, और दावा ही नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास भी है कि मैं इस कदर आप लोगों को जानते। जिसने पेड क्लासेज ली उसको तो शायद बोलने की ही आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही जानता है कि कितनी मेहनत मैं करवाती हूँ, कितनी रचनाएं जो आपको कभी भी किसी बुक से नहीं मिलती हैं, एक बुक से, वो सभी रचनाएं मैं आपको कोड बना बना कर याद करवाती हूँ। किसी को डेट से याद नहीं होती, उसे ट्रिक दे दे के याद करवाती हूँ। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार की पकड़ बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। पैसे मत देखिए दोस्तों, पैसे लाइफ में बहुत कमा लिए जाते हैं। समय को देखिए, आज जो समय निकल गया वो लौट कर फिर नहीं आएगा। इसलिए बार बार आपके सामने खुला आह्वान कर रहे हैं, यदि 21 बार में, यदि 1 टाइम में आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आ जाइएगा हमारे पास, जुड़ जाइए हमारी ऑनलाइन क्लासेज से। ऑफलाइन से जुड़ना चाहते तो ऑफलाइन से जुड़ जाइए, और 4 महीने मेहनत कीजिए। हमेशा के लिए हिंदी साहित्य आपकी मुट्ठी में होगा, और हर पेपर में 100 में से 80+ क्वेश्चन चुटकियों में सही करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज शायद आपको लग रहा होगा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन वास्तव में दोस्तों आज मैं इतनी खुश हूँ कि ये जो पेपर आया है, इसी का नहीं, हर बार पेपर ऐसा ही आता है। ये जो पेपर आया और जो मेरे बच्चों के मार्क्स बने हैं, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए शायद इतना बोल रही हूँ आपके समक्ष। लेकिन हाँ, जो बोल रही हूँ यह पूर्णतः सत्य है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद।